Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. So chemical equations. केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? तो अपने लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है. केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन. ठीक है. अब पढ़ना है केमिकल इक्वेशन. दोनों लगभग सेम चीज़ है, ज़्यादा का अंतर नहीं है, सेम ही चीज़ है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग, मतलब दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है. कहने का मतलब सपोज अगर हम लोग लिखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमने लिख दिया है ना. तो ये जो मेथड है लिखने का, दिस इज कॉल्ड योर केमिकल रिएक्शन, है ना. हम वर्ड्स में लिख रहे हैं, है ना, वर्ड्स में लिख रहे हैं, तो इसको अपने लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. ठीक है. अगर इसी को हम किस में करेंगे? रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स इन फॉर्मूला. अगर सिंबल्स का फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसका बन जाता है क्या? सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? केमिकल इक्वेशन, है ना. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबल्स में रिप्रेजेंट करें, फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करें, तो उसे अपने लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन. जैसे जिंक क्या होगा? Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन गैस H2. बस हो गया खत्म, है ना. कुछ नहीं, तो छोटी सी चीज़ है, छोटा सा टॉपिक है और इजी भी है ना. इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा ना. ठीक है. इसे अपने लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये भी बहुत इजी है, छोटा सा है ना. तो बैलेंस्ड क्या होता है ना? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज ए इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. कहने का मतलब जितना एटम्स किस में होगा? रिएक्टेंट्स में, उतना ही एटम किस में होगा? प्रोडक्ट्स में. इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, है ना. किसी एक एलिमेंट का जितना एटम्स रिएक्टेंट की तरफ होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट की तरफ भी होना. फॉर एग्जांपल जिंक, यहाँ देखिए जिंक कितना एटम है? एक. रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ भी जिंक कितना है? एक ही है. हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? हाइड्रोजन का 2 एटम हो गया. यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 एटम. सल्फर यहाँ पे 1, सल्फर यहाँ पे भी 1. ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 एटम, ऑक्सीजन का यहाँ पे भी 4 एटम. तो कहने का मतलब रिएक्टेंट्स की तरफ हर एक एलिमेंट का जितना एटम है उतना ही एटम प्रोडक्ट्स की तरफ भी है. तो इसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. अनबैलेंस्ड में उसमें इक्वल है, तो इसमें क्या हो गया भाई? अनइक्वल. डिफाइन सेम है ना, सब कुछ सेम है, खाली एक वर्ड बदल गया, है ना. यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का कितना आइटम है? 2. यहाँ कितना है? 2. कोई दिक्कत नहीं. ऑक्सीजन का यहाँ कितना है? 2. यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना आइटम है? 1. तो ये हो गया अनबैलेंस्ड, है ना. तो अपने को एग्जाम में आता है कि आपको दे दिया जाएगा कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया जाएगा, है ना. उसको बोला जाएगा क्या करने के लिए? आपको बैलेंस करने के लिए. तो अपने लोग 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे, समझ जाएंगे तो इजी हो जाएगा, है ना. तो सबसे पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं. H2 प्लस O2, H2O होगा, तो उसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे. ठीक है. नोट्स लिख लीजिएगा पॉज करके पीछे, है ना. जैसे पहला एग्जाम्पल है अपने पास H2 प्लस O2 टू गिव H2, है ना. तो आप कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर हालांकि CBSE बोर्ड में बच्चे इस चीज़ को 8 में भी पढ़ते हैं, लेकिन उतना डीप में नहीं जाता है ना. 8 में पढ़ते हैं, डीप में नहीं पढ़ते हैं, बट तो इसीलिए थोड़ा सा भी स्टार्टिंग हम बेस से कर रहे हैं, है ना. तो H2 प्लस O2 क्या बना? H2O. यहाँ हाइड्रोजन का कितना आइटम है? 2. यहाँ हाइड्रोजन का कितना आइटम है? 2. तो अपने को हमेशा बैलेंस करना है ना, तो हमेशा जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी कंपाउंड होगा या फिर एलिमेंट होगा, उसके पहले डिजिट्स को लिखना है. जो भी डिजिट हम लिखेंगे 1 2 3 4 आगे लिखना है. हम यहाँ नहीं लिख सकते इसको, यहाँ 2 को हम 3 नहीं कर सकते. जो सबस्क्रिप्ट में है वो रह गई है ना. H2O2 रह गई है ना. हम लोग को डिजिट्स का लिखना है, आगे लिखना है. ठीक है. अच्छा, तो
तो हाइड्रोजन दो दो पहले ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ कितना ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ इस ऑक्सीजन को हमको 2 करना पड़ेगा, 2 एटम चाहिए, तो हम यहाँ पे आगे लगा देंगे 2। ठीक है, तो ये 2 लग गया, तो ऑक्सीजन तो कितना हो गया 2, हाइड्रोजन पहले से कितना था 2, अब फिर से 2, तो इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, है ना। क्यों? क्योंकि अब H2 2H2, इसका मतलब क्या हुआ H2 1 और H2 2 बार H2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 एटम, टोटल एटम्स कितने हो गया 4। तो इसे डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा कितना हो गया 4। तो इस तरफ किस तरफ, प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन का कितना एटम हो गया 4, तो इस तरफ भी कितना करना पड़ेगा हमको 4। तो यहाँ 2 पहले से था, यहाँ पे एक और 2 लगा दिया। अब मेरा केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ भी 2, हाइड्रोजन यहाँ 4, यहाँ भी 4। तो गौर करने की बात है, अगर हम एक को बैलेंस करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, तो मेरा हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बदल जा रहा था, तो उसके हिसाब से हमको वापस हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ा। तो ये चीज कई बार होगा, एक को बैलेंस करने की वजह से दूसरा गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको फिर से बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इसके लिए आप बनाइएगा तो सबसे पहले पेंसिल यूज करिएगा, यानी कि डायरेक्ट पेन से शुरू हो गया ऐसा नहीं, है ना। पेंसिल बनाइएगा क्योंकि आपको बार बार कट करना पड़ सकता है, रब करना पड़ सकता है ना। तो पेंसिल से यूज करेगा, फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसको आप पेन से कर सकते हैं ना, फिर आप बनाने की कोशिश करिएगा सबसे पहले, ठीक है। तो फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मान लीजिए CaOH2, ठीक है, प्लस है आपका CO2, यहाँ पे हो जा रहा है तुम्हारा आपका CaCO3 प्लस H2। इसको देखते हैं ये बैलेंस्ड है कि नहीं है ना। कैल्शियम है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक एटम है। ऑक्सीजन का यहाँ पे देखिए कितना है 2 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 + 1 कितना हो गया 4। चलिए, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो पहले से बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक दो देखते हैं अपने लोग एग्जाम्पल। ये है ना, इससे बैलेंस करना। तो सबसे पहले मैंने बोला कि आप पेंसिल यूज करेगा, ठीक है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आप बैलेंस किसको करिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को सबसे लास्ट में बैलेंस करने की कोशिश करना है, ठीक है। शुरू में नहीं करना है ना, क्योंकि अगर इसको शुरू में करेंगे तो करते रह जाएंगे कई बार। तो इन दोनों को हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं के मीन्स पोटेशियम, यहाँ भी एक एटम, यहाँ भी एक एटम, कोई प्रॉब्लम नहीं। Cl कितना है यहाँ पे 1, Cl यहाँ पे भी कितना एटम है 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये कितना है 3, यहाँ ये कितना है 2, तो अलग अलग हो गया, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे 3 2 जा कितना होता है 6, तो इसको भी 6 में कन्वर्ट कर दिया। 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे भी हम 2 लगा देते हैं, तो ऑक्सीजन कितना हो गया देखिए 3 2 जा 6, ऐसे टेबल्स है ना। मल्टीप्लिकेशन का भी कॉन्सेप्ट लगाना कि किस में क्या। अब जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम 6 देखेंगे, 6 3 में भी आता है, 2 में भी आता है, वैसे कर सकते हैं। अब देखिए पोटेशियम कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 2। Cl कितना हो गया था यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 अपने आप हो गया, है ना। तो ये हो गया बैलेंसिंग करना, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मान लीजिए CO + H2 टू गिव CH3OH, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, है ना। तो पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन लास्ट में। कार्बन देखिए, कार्बन कितना 1 1, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 1 1, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितना है 2, 3 + 1 कितना हो गया 4, यहाँ 4 है, यहाँ 2 कर देना, काम खत्म हो गया, बैलेंस, है ना। तो बैलेंसिंग इजी है, टफ नहीं है, एग्जाम में 1-2 मार्क्स में आता है, ठीक है। और अभी तक जितना पढ़ाएंगे तीनों वीडियोस में, आपका जी 3rd वीडियो है, तो इम्पॉर्टेंट था मैग्नीशियम रिबन वाला, ठीक है। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो 2nd लेक्चर में था, और बैलेंसिंग, है ना। ये डिफाइन से बहुत कम आता है कि डिफाइन केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, वो सब बहुत कम आता है। ये कॉन्सेप्चुअल से ज़्यादा आएगा, है ना, रटा ज्ञान बहुत कम आएगा, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शन है ना। तो इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपने लोग, है ना। कैसे बैलेंस होगा थोड़ा देखते हैं, ठीक है।
एक बात दिमाग में रखना है क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करेंगे। जब आप 11th क्लास जाइएगा साइंस लेके अगर पढ़ेंगे तो 11th क्लास में आपको अलग तरीके से बैलेंस करना बताया जाएगा। उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर्स को देकर के बैलेंस किया जाता है। तो अभी वो आता नहीं है, उतना जाने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन करें नीट के लिए या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आप देख सकते हैं, है ना, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ता है। CBSE में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये Al यहाँ पे कितना है, देखिए एक एटम, यहाँ पे कितना है 2। तो हम बता रहे हैं आपको कि आपको क्या यूज़ करना है, पेंसिल, क्योंकि बार बार रब करना पड़ेगा, तेज बनने का ज़रूरत नहीं है। पेंसिल आराम से यूज़ करिएगा, उसके बाद पेन से कर लीजिएगा। ये Al है और यहाँ पे Al2, तो यहाँ पे 2 है ना एटम, यहाँ पे 2 एटम है Al का, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे 2, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ऑक्सीजन खोजते हैं। ऑक्सीजन, अब तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही बचा है, दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 + 1 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। यहाँ देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है 3 और 3 2 जा 6, यहाँ मल्टीप्लाई होता है ना, 3 2 जा कितना हो गया 6। तो इस तरफ ऑक्सीजन कितना है 6 और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है 4, 3 + 1 4। तो हमको और 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा दिए इस तरीके से। अब ये ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 3, तो 5 हो जा रहा है, 3 तो हो नहीं रहा है, तो भाई 6 ही ना अपने को, तो यहाँ लगा देते हैं देखो 3। तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया 3, ये भी कितना हो गया 3, 3 + 3 कितना हो गया टोटल 6 हो गया ऑक्सीजन बैलेंस, है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है देखिए 3, कितना है आपका हाइड्रोजन 3 2 जा 6, क्योंकि ये भी है ना इसके साथ 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 3 2 जा 6 हो गया हाइड्रोजन बैलेंस पहले से ही अपने आप, है ना। इसीलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में करते हैं, क्योंकि वो खुद पे खुद बैलेंस हो जाता है कभी कभी, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इसको देखते हैं, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, है ना, क्या होता है। तो सबसे पहले कैल्शियम खोजते हैं ना। कैल्शियम कितना, यहाँ पे एक ही एटम है कैल्शियम का भी, यहाँ पे कैल्शियम का एक ही एटम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पे एक एटम है, कितना एटम है 1, लेकिन नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना एटम है, ये 2 जो है वो नाइट्रोजन के साथ है, तो मतलब नाइट्रोजन का यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ 2 एटम है, यहाँ 1 एटम है, तो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2, तो हो गया नाइट्रोजन का 2 एटम, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 6, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया भाई 2, तो कितना हो गया भाई टोटल 8 हो गया। यहाँ चलते हैं 3 2 जा 6 + 1 7, तो हमको एक और चाहिए, तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं, 3 2 जा 6, यहाँ 2 कितना हो गया भाई 6 + 2 8 हो गया ना इक्वल, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, नेक्स्ट, अब कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन बचा मेरे पास कौन, हाइड्रोजन बाबा। तो हाइड्रोजन बाबा को देखते हैं। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 + 2 कितना होता है 4 ना, हाँ ठीक 4। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 जा कितना हो गया 4, खत्म कम, इजी हो गया बैलेंस अपने आप, है ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर लास्ट में करने से दोनों में से कोई ना कोई अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं। इन दोनों को आप कोशिश कीजिएगा, है ना, अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, इसको लिख लीजिए, है ना। टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, किसी भी इक्वेशंस को हम कैसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव मतलब क्या, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने को वहाँ से मिले, है ना। एक केमिकल रिएक्शन अपने को दिया हुआ है, इक्वेशंस भी मान लीजिए केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम लोग कैसे उसमें क्या हम ऐड करें ताकि सामने वाला बंदा कोई देखे तो उसको पता चल जाए कि हाँ हमको इस रिएक्शन से सारा इन्फॉर्मेशन या फिर इस इक्वेशन से सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इंफॉर्मेटिव मतलब उसके बारे में सब सारा इन्फॉर्मेशन दे देना है ना, ठीक है। वो क्या, कौन कैसा है, क्या है, किधर है, सारा, है ना। अच्छा, तो उसके 3 मेथड है आपको, फिजिकल स्टेट, हीट चेंजेस, कंडीशंस। ये 3 चीज हम इक्वेशन में ऐड कर देंगे। ये जो टॉपिक है ये क्या है आता है ना, ध्यान देना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट हम ऐड करेंगे इक्वेशन में, हीट चेंजेस हम ऐड करेंगे और हम ऐड करेंगे कंडीशन। ये 3 क्या होता है वो देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। फिजिकल स्टेट अपने को समझ में आता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस है, क्या है वो बताना है। हीट चेंजेस, रिएक्शन के दौरान कुछ हीट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है
वो समझना है। कंडीशंस, किस कंडीशंस में रिएक्शन हो रहा है, उस समय एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई कैटलिस्ट यूज हुआ है कि नहीं। कैटलिस्ट क्या होता है देखेंगे, है ना, कैटलिस्ट यूज हुआ है कि नहीं, तो वो कंडीशंस के बारे में अपने को देखना है ना। तो इन 3 चीज़ों से इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है, मतलब इक्वेशन में और इंफॉर्मेशन ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस H2SO4 टू गिव जिंक सल्फेट प्लस H2, ठीक है। ये एक इक्वेशन मैंने लिखा, भाई ये क्या है, तो जिंक है, तो जिंक का स्टेट क्या है, वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस, पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो वो ऐड करना है। H2SO4 क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, किस फॉर्म में है, डाइल्यूट फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में, कुछ नहीं पता चल रहा है। ये क्या है भाई, नहीं पता चल रहा है। ये कौन सा स्टेट में, नहीं पता चल रहा है ना। तो कोई हीट चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि कहीं पे भी हीट का नामो निशान हमको नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख के हम बोल नहीं सकते कि हीट निकला नहीं निकला है। कोई कंडीशंस के बारे में बस ऐसे रटा रटाया लिख दिया गया, है ना। तो कंडीशंस लिखना पड़ेगा अपने को, है ना। जैसे अगर हम पहले वाले के लिए एग्जाम्पल देखें तो हम बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल किसके लिए हो गया, पहले वाले के लिए, कि फिजिकल स्टेट में क्या हो जाएगा, तो जिंक किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, तो एस लगा दिए। H2SO4 किस फॉर्म में होता है, AQ मींस होता है आपका एक्वस, ठीक है, एक्वस मीन्स डाइल्यूट मीन्स डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुला हुआ है ना, पानी में घुला हुआ है, ठीक है। मतलब H2SO4 लिए थे, एक कंटेनर लिए अपने लोग, उसमें वाटर डाल दिए और कुछ H2SO4 उसमें डाल दिया, तो वो एक्वस हो गया, ठीक है। ये किस फॉर्म में होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में है, गैस। तो ये फिजिकल स्टेट के बारे में हम बता रहे हैं, तो उसका फिजिकल स्टेट क्या है और कैसा है, क्लियर है ना। तो ये पहला हो गया क्या, कि फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के बारे में है। नेक्स्ट आपका हीट चेंजेस, क्या हीट चेंज हुआ, तो उसको देखेंगे आगे की हीट चेंजेस के बारे में हम लोग कैसे बता सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो सेकंड है आपका वो है हीट चेंज, है ना। हीट चेंज से क्या हो, मतलब हीट चेंज को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में। पहला फिजिकल स्टेट था, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस देना है। सेकंड वन इज योर हीट चेंज। सो हीट चेंज 2 तरीके से होता है, एक तो या तो हीट इवॉल्व होगा या फिर हीट एब्जॉर्ब होगा। जब अपने लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, उसमें था पहला क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड था चेंज इन कलर, फोर्थ था चेंज इन टेम्परेचर, फिफ्थ था चेंज इन स्टेट। तो एक चेंज इन टेम्परेचर आया था उसमें। तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब या तो हीट का इवोल्यूशन होगा या फिर एब्जॉर्प्शन होगा, या तो हीट इवॉल्व होगा या हीट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो वहाँ वो वाला पॉइंट यहाँ फिर दोबारा आया है ना। तो वो जो एग्जाम्पल वहाँ पे यूज किए थे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ वाला एग्जाम्पल वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, मेरे लिए ईजी हो गया तुरंत। तो ये चीज़ केमिस्ट्री में आपको बहुत ध्यान देना है। जब अभी आप केमिकल रिएक्शंस याद करते हो, क्योंकि काफ़ी रिएक्शंस याद करना है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस रिएक्शन को हमको लर्न करने से मेरा 2-3 काम बन जा रहा है ना। जैसे अगर हम इसको लर्न करते हैं, ये तो इजी है काफ़ी, इसको लर्न करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक भी हो गया, मतलब हीट चेंज का भी आ गया, प्लस वो चेंज इन टेम्परेचर वाला भी आ गया। मतलब इसी एग्जाम्पल को हम 2 जगह लिख सकते हैं, क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका देखिए हीट चेंज। हीट चेंज में क्या होता है, तो 2 होगा, एक एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स जिसमें हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्लियर है, ठीक है। तो पहले अपने लोग एक्सोथर्मिक के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल C+O2 मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन समझे ना, कोयला को जब हम बर्न करते हैं तो मैंने बताया था कि जहां भी बर्न का बात है वहां कौन सा गैस लोगे, ऑक्सीजन हमेशा, ठीक है। तो बर्न कर रहे हैं कार्बन को, बर्न मतलब क्या, माचिस मारना है ना, ठीक है, और कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, घर में मत करना, आग लगाना मत, है ना। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस क्या निकलता है, हीट, गैस निकलता है, हीट। कार्बन कोयला जलते हुए देखे हुए है ना, बर्न करने से हीट निकलता है। नहीं विश्वास है तो छू के देख लेना भाई, है ना, एट योर ऑन रिस्क। सो C+O2 क्या हो गया, CO2 प्लस हीट। तो हीट निकलना मतलब वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। तो कभी भी हीट निकलता है तो उस चीज को हम कहाँ लिखते हैं, प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि ये हीट खुद निकल रहा है, अपने लोग कुछ नहीं किए, अपने लोग बर्न करके छोड़ दिए।
एक बार माचिस लगाए फिर छोड़ दिया, वो अपने आप बंद हो रहा है ना, तो हीट इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरफ लिखेंगे, हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही लिखेंगे। इसीलिए जितना भी कंबशन वाला रिएक्शंस है, कंबशन मीन्स बर्निंग, भूलना मत दोनों वर्ड को, है ना। कंबशन मीन्स बर्निंग, मतलब बर्निंग का जितना भी एक्शन होगा उसमें पक्का हीट निकलना, मतलब वो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, हीट चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे हीट नहीं लिखते तो मेरा रिएक्शन से हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि हीट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अपना टॉपिक क्या पढ़ने का कि हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, और इन्फॉर्मेटिव करना है। तो पहले तो अपन लोग यही लोग पढ़ते थे, अब मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हम उसमें क्या ऐड कर दिए, हीट ऐड कर दिए। अब भाई आप पता चल रहा है कि हाँ हीट निकल रहा है, अगर ये नहीं लिखते तो नहीं पता चलता है कि हीट निकल रहा है नहीं निकल रहा, क्लियर है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन लोग यहाँ पे, हीट। अच्छा, इस टॉपिक में जो कि इंपॉर्टेंट आता है वो है रेस्पिरेशन के बारे में, है ना। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट। तो एक्सोथर्मिक जरूरी नहीं है कि हीट हो, वहां पे हम लोग एक और वर्ड लिख सकते हैं, क्या, एनर्जी, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी भी लिखा हुआ मतलब वो एक्सोथर्मिक, हीट लिखा हुआ तो भी वो एक्सोथर्मिक, मतलब किसी भी तरह का एनर्जी वहां से रिलीज होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, लेते हो ना भाई, है ना, ठीक। तो सांस लेते हो तो अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन। तो हमारे बॉडी के जो सेल है उसमें ये ऑक्सीजन, और जो हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं, बहुत कुछ खाते हो, लास्ट में जाके वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। तो बॉडी के अंदर वो जाके जो भी खाते हो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो ये ऑक्सीजन बॉडी के सेल में किससे कंबाइन होता है, ग्लूकोज से, है ना, कंबाइन हुआ ऑक्सीजन से। ठीक है, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग ब्रीथिंग के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, प्लस वाटर, प्लस क्या बना, एनर्जी। भाई ताकत मिलता नहीं काम करने का, खाओगे तभी ना काम करोगे, तो ताकत मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, ताकत मीन्स मतलब क्या हुआ, एनर्जी। ग्लूकॉन डी का ऐड देखियो ना, इंस्टेंट एनर्जी, वही वाला चीज है ना। ठीक है, तो ग्लूकोज कंबाइन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर क्या निकलता है, एनर्जी। तो एनर्जी आउटपुट हो रहा है ना। तो इसलिए हम लोग रेस्पिरेशन को भी क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहाँ एनर्जी इवॉल्व मतलब पर एनर्जी अपने को मिल रहा है, मसल्स में एनर्जी आ रही, ताकत आ रही, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, रेस्पिरेशन एनसीईआरटी में भी है शायद, ठीक है, कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है कि नहीं है, वो एक्सप्लेन करने के लिए। तो यस, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज व्हेन इन आवर बॉडी सेल व्हेन ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड गिव्स एनर्जी, एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, तो एक मार्क्स में आता है, इजी हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कौन सा रिएक्शन आता है अपने पास, एंडोथर्मिक। कौन सा आता है, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसी में हो जाएगा, ज़्यादा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद एंडोथर्मिक पाउच सर के नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब पढ़िएगा, है ना, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। CBSE में 90% लाइए कम से कम, ठीक है, 90% तो अच्छा है। लाइफ जो है ना रुकने वाला नहीं है, जैसे कई सारे मैं अपने बच्चों को जो पढ़ाता हूँ वहाँ बोलता हूँ कि घर में मतलब पेरेंट्स लोग बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे, 10th पढ़ दो तो उसके बाद लाइफ सेट है, फिर 10th पढ़ लोगे तो 12th आएगा तो बोलेंगे कि पढ़ लो लाइफ सेट है। ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी का नाम ही कर्म है, काम करते रहो, है ना, जिंदगी भर, ठीक है, कुछ शांति नहीं मिलने वाला है। हाँ ये होगा कि 10th में जहाँ आप जितना मेहनत कर रहे थे 12th में और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, फिर आप कॉलेज जाओगे तो और मेहनत करना पड़ेगा, फिर जॉब जाओगे तो 10 घंटा मेहनत करना पड़ता है। 10 घंटा मतलब 10 घंटा ड्यूटी होता नहीं होता है, तो वही 10 घंटा मेहनत करना। अभी कितना घंटा मेहनत करते हो घर में, कुछ नहीं करते हो। तो लाइफ जो है वो कभी भी रुकना नहीं है, वो चलते रहना है ना, कभी शांति नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, एंडोथर्मिक, है ना। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, एंडोथर्मिक, ठीक है। क्या करना, वहाँ पे इवॉल्व है ना, इवॉल्व की जगह बस क्या आ जाएगा, एब्जॉर्ब। जहाँ हीट एब्जॉर्ब होगा उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल CaCO3 प्लस हीट, तो ये क्या बन जाएगा भाई, CaO प्लस H2, ठीक है। जहाँ हीट एब्जॉर्ब होता है उधर हम किधर लिखते हैं भाई,
हीट को किधर लिखते हैं, रिएक्टेंट्स की तरफ, है ना। तो जब ये ऐसा रिएक्शन होगा ना तो ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, हाँ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और ये स्प्लिट हो गया कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, CaO + H2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अगर चाहते हैं इसका तो इसको क्या कर दीजिए, अब स्टेट लिख दीजिए, सॉलिड जगह किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में निकलेगा, और CaO जो है आपका तो इंडोथर्मिक का एक एग्जांपल देखते हैं, N2 + O2, तो ये क्या बन गया भाई, NO, है ना। तो ये बन गया गैस, ये भी है गैस और ये भी क्या है, गैस। ये क्या है आपका नाइट्रोजन, और सॉरी यहाँ पे तो इंडोथर्मिक का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हीट आएगा भाई, ठीक है। ये हो गया क्या, ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इन दो नाइट्रोजन को हमको कंबाइन करना है आपस में तो हमको बहुत हीट देना पड़ेगा, तो बहुत हीट देना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब एक बात और ध्यान से सुनना ना, बहुत छोटा छोटा बात है, वर्ड्स में ही खाली फर्क पड़ जाता है। हम बोल रहे हैं हीट देना पड़ेगा, और बर्निंग, दो अलग अलग मेथड है, गिविंग हीट और बर्निंग, दो अलग अलग मेथड है ना, दोनों एक ही नहीं है। ये नहीं कि सर आप बोल रहे बर्निंग भी और हीट, तो दोनों अलग अलग है। कैसे, बर्निंग मतलब आप उसको सीधा बर्न कर दे रहे हैं, माचिस मार दे रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं, और हीट मतलब आप उसको किसी भी चीज़ पे रख के, घर जैसे खाना पकता है ना घर में, तो खाना कैसे बनता है कि सीधा डाल दिया चूल्हा में, नहीं, उसको किसी कंटेनर पर रख के हीट किया जाता है, तो उसको हीट बोलते हैं। बर्निंग मतलब सीधा माचिस मार दो, तो दोनों में फ़र्क है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं क्या कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करें तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हीट देना पड़ता है, काफ़ी हीट चाहिए उसको, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये हीट चाहिए मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या बन गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्लियर है, समझ में आ गया बात, है ना। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं जो हम लोग एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एक्सोथर्मिक में कौन था, रेस्पिरेशन, इसका एक एग्जाम्पल है क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है पता ही, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर टू फॉर्म फूड। ये तो बचपन से पढ़ते हो रहे ना भाई, कोई नया चीज नहीं है। तो इसमें सनलाइट है, सनलाइट एब्जॉर्ब करे ना प्लांट, तो यहाँ पे हीट का कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे सनलाइट, तो यहाँ भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, तो ये भी कौन सा प्रोसेस का, इंडोथर्मिक, ठीक है, सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। एक और होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हम लोग वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब वाटर को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो जब वाटर को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हम क्या, कौन सा एनर्जी यूज कर रहे हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर अदर लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रहा है, तो एनर्जी यूज हो रहा है, यूज हो मतलब क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसीलिए ये दो एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है ना, कि एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बोल सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रेक देम इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या फिर डिकम्पोज देम। देखेंगे इसके बारे में आगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो अपना जो अब थर्ड पॉइंट है वो है कंडीशन, ठीक है। पहला दो पॉइंट हो गया, पहला हो गया आपका फिजिकल स्टेट, सेकंड हो गया हीट चेंजेस, एंड थर्ड वन इज योर स्टेट है टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो पहला थर्ड में आते हैं हम लोग क्या, कंडीशंस। तो कंडीशंस मतलब क्या, कि रिएक्शन किस कंडीशंस में हो रहा है, मतलब जब रिएक्शन हो रहा है उसमें प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, मतलब उसके सराउंडिंग्स का है ना, या फिर उसको टेम्परेचर कितना दिया गया है ना। कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट आपके लिए नया टर्म है ना। कैटलिस्ट क्या होता है, थोड़ा सा हम कैटलिस्ट के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है, कि कैटलिस्ट है क्या। तो सपोज करिए कोई रिएक्शंस जो है वो काफ़ी स्लो है, स्लो मीन इन द सेंस, कहने का मतलब कि उस रिएक्शंस को होने के लिए 3 दिन 4 दिन लग जाएगा।
तो हम ऐसे बैठ के उसको देखते तो नहीं रहेंगे 3 दिन तक लगातार कि रिएक्शन हो रहा है, ऐसा तो गड़बड़ है भाई, है ना। तो उसके लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, कैटलिस्ट। कि अगर कोई रिएक्शन बहुत स्लो है और उसको हमको अगर तुरंत करना है ना, तुरंत प्रोडक्ट चाहिए, तो हम वहाँ पे डाल देंगे एक कैटलिस्ट। तो वो उस रिएक्शन का रेट को बढ़ा देगा, जो रिएक्शन का स्पीड है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो जहाँ जो रिएक्शन 2-3 दिन में हो रहा था, वहाँ वो रिएक्शन शायद 10 मिनट में हो जाए, 5 मिनट में हो जाए, इस तरीके से। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शंस के रेट को या तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम कर देगा या बहुत ज़्यादा कर देगा। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन वो तुरंत हो जा रहा है, तुरंत सडनली एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो जा रहा है, हम उसको मतलब रिएक्शंस को, लेकिन हमको क्या करना है कि उस रिएक्शन को स्लो करना है कि नहीं भाई, हम चाहते हैं कि भाई तुम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मत हो, तुम 1 मिनट 2 मिनट्स का टाइम लो, थोड़ा हम देख सके, ऑब्जर्व कर सके। तो वहाँ पे भी हम क्या डालेंगे, कैटलिस्ट। तो अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग तरह का कैटलिस्ट होता है ना। तो कोई कैटलिस्ट क्या करेगा कि जो रिएक्शन बहुत स्लो है उसको फास्ट कर देगा, और कोई कैटलिस्ट क्या करेगा, जो रिएक्शन बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसको स्लो कर देगा। बस कैटलिस्ट का इतना काम होता है। वो ध्यान में ये देना है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमको A+B, अपने को चाहिए AB, क्या चाहिए, AB। ये रिएक्शन जो है वो काफ़ी स्लो है, ये रिएक्शन काफ़ी क्या है, स्लो। तो अपने को A+B AB चाहिए, है ना। तो काफ़ी स्लो है, तो हम डाले एक कैटलिस्ट, उसमें डाल दिए हम क्या, X, एक कैटलिस्ट डाल देते हैं। तो इन कैटलिस्ट को डालने से मेरा रिएक्शन सिर्फ फास्ट हो गया। ये X जो है ये यहाँ पे प्रोडक्ट में हमको कहीं दिखाई नहीं देगा। ये जो हमको पहले प्रोडक्ट चाहिए था स्लो के हिसाब से, कौन चाहिए था, AB, बाद में भी हमको क्या मिलेगा, AB ही मिलेगा। वो रिएक्शन को अल्टर नहीं, मतलब रिएक्शन का सिर्फ रेट बदलता है, वो प्रोडक्ट्स में कोई चेंज नहीं करता है। फिर से अगर A+B AB मेरे को चाहिए रिएक्शंस में, लेकिन इसको काफ़ी स्लो है ये, अगर इसको थोड़ा सा फास्ट करना है तो हम उसमें क्या डाल दिए, एक कैटलिस्ट जिसको हम क्या बोले, X। तो ये बस X करेगा, इसको फास्ट कर देगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा कि हाँ यहाँ पे भी कहीं ना X, ऐसा नहीं होगा। ये बस क्या करेगा, रिएक्शन को क्या कर देगा, फास्ट। तो अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है तो उसको स्लो करता है, अगर कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है तो उसको फास्ट। तो बस ये इसका काम क्या है, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। जनरल टर्म में स्पीड तो नहीं लिखता, रेट लिखते हैं ना, लेकिन स्पीड समझने के लिए लिख दे रहे हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, है ना। और ये पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। अपने को 10th में बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट कुछ 4-5, मतलब हमको लगता है कि 6-7 रिएक्शन होगा जिसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, नहीं तो नहीं। 11th में तो महासागर है ना। तो A+B AB, X क्या करेगा, कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को सिर्फ फास्ट करता है या स्लो। तो ये भी एक कंडीशन हो गया कि हाँ ये कैटलिस्ट डाल करके किया गया भाई रिएक्शन, ठीक है ना, क्लियर है ना। अच्छा, इसको अपन रब कर देते हैं, ठीक है। तो इंडिकेट द कंडीशंस अंडर व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जनरली 3 कंडीशंस होगा, प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, क्या बन रहा है, मिथेनॉल, है ना। ये मिथेनॉल भाई नाम ये ठीक है भाई, हमको समझ में आ रहा है, ये भी ठीक है, हमको समझ में आ रहा है, बचपन से देखते आ रहे भाई, कई बार देखे हैं, चलो कोई दिक्कत, बचपन से नहीं कई बार देखे। ये मिथेनॉल भाई नहीं सर, गड़बड़ है, ये तो पहली बार ना, रात लर्न करने में बड़ा दिक्कत होगा। तो मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि जितना रिएक्शंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन इन्हीं सबसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, ठीक है। तो इसको रटिए, रटना पड़ेगा, है ना, 2 बार 3 बार 4 बार बुक बंद करके एक बार याद करिए, 5 बार कॉपी में लिखिए, है ना, तभी होगा, नहीं तो रिएक्शंस याद नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या बना, मिथेनॉल। तो इसको कंडीशंस क्या मिला है, तो बोले भाई 300 ATM प्रेशर चाहिए ये रिएक्शन होने के लिए, इतना डिग्री क्या होना चाहिए टेम्परेचर हमको देना पड़ेगा, और हमको क्या करना पड़ेगा, ये कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट हमको यूज़ करना पड़ेगा, तब जा करके जो रिएक्शन है वो पॉसिबल होगा, है ना। तो ये कंडीशंस हो गया। तो जो भी कंडीशंस होता है हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। हमको 300 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर को देना पड़ा, हीट देना पड़ा। तो अब ध्यान दीजिए कि इस रिएक्शन का 2 यूज हो गया। पहला
ये कंडीशंस में भी सेटिस्फाई होता है और ये इंडोथर्मिक में भी सेटिस्फाई होता है, क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस कर लिए, है ना। तो प्लस यहाँ पे हम चाहे तो हीट ले सकते हैं। क्लियर है, समझ में? तो ऐसे करना है कि हाँ एक रिएक्शन से मैं 2-3 काम हो जा रहा है। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम इसका, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, है ना। बायोलॉजी में भी काफ़ी होगा कि प्लांट्स क्या इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर उसको ग्राउंड से मिल जाता है, ठीक है। उसको किसका प्रेजेंस चाहिए? सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये कंडीशन चाहिए प्लांट को भाई। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये प्रोसेस, ये कंडीशन चाहिए कि सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, तब जाके रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो कंडीशंस जो भी होता है उसको हम एरो के ऊपर रखते हैं, एरो पे लिखते हैं, है ना। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिला, ठीक है। अब यहाँ पे सनलाइट मतलब इसको हीट चाहिए, तो ये भी इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, तो दोनों में फिट बैठ सकता है ये, है ना। मैंने हीट चेंजेस में फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल में दिया था कि फोटोसिंथेसिस भी एक इंडोथर्मिक एग्जांपल या रिएक्शन के साथ मिल गया आपको, है ना। तो ये हो गया आपका कंडीशन। तो 3 बातें हुई। हाँ, हम लोगों ने पहले तो केमिकल इक्वेशन देखा, फिर बैलेंस अनबैलेंस देखा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस, फिर हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। तो पहला है आपका स्टेट, सेकेंड वन इज योर हीट चेंजेस, थर्ड वन इज योर कंडीशन। तो सबका एक 2 एग्जाम्पल याद करना है ना। एक सैंपल प्रॉब्लम देखेंगे अपने लोग, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। तो ये अपना क्वेश्चन है भाई, है ना। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अपने को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो हाइड्रोजन क्या होगा? H2, क्लोरीन क्या होगा? Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? HCl। इसके बारे में पता नहीं, पता कैसे बनता है? 9th में पढ़े होंगे, है ना, 9th में, ठीक है। कि H हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 1, क्लोरीन का वैलेंसी भी कितना होता है? 1। दोनों आपस में ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है? HCl, है ना। तो HCl लिख देते। तो ये सब डायरेक्ट कैसे था, प्रैक्टिस करो ना, खूब प्रैक्टिस करो, केमिकल रिएक्शंस को लेकर खूब प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने बोला है ना कि आप क्या, कौन सा बुक फर्स्ट वीडियो में बोला था, कौन सा बुक पढ़ना है? एस्चेंट, है ना। इसका जितना है मतलब लाइन बाय लाइन इसको रीड करना है, और जितना भी इसका सैंपल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। और एक्सरसाइज में भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं, 50, 60, 60, 70 नंबर सब होते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करिए, है ना। अच्छा, सो H2 प्लस Cl2 क्या हो गया भाई? HCl। तो ये हो गया, लेकिन अपने को क्या चाहिए यहाँ पे? बैलेंस। तो ये बैलेंस नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2, क्लोरीन कितना है? 2, तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 1, तो यहाँ लगा दिया 2, हो गया भाई, काम खत्म। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया 2, क्लोरीन भी हो गया 2। सेकेंड आपका क्या? सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम मेटल, तो सोडियम को Na लिखते हैं, आपका वाटर को क्या लिखेंगे भाई? H2O। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है? H2। ये कैसे आया भाई? तो Na का वैलेंसी 1, OH का भी वैलेंसी 1, ऐसा क्रॉस हो गया तो NaOH बन गया, है ना, 1 है, ठीक है। याद रखना है ये सब। बैलेंस करे क्या? बैलेंस है क्या, देखते हैं। Na यहाँ पे 1 ही है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। 2 2 जा कितना हो गया भाई? 4। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ? 2, और यहाँ पे 2, 2 + 2 कितना हो गया? 4। Na चेंज हो गया, कितना हो गया? 2, तो यहाँ पे 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2। तो बैलेंस भी हो जा रहा है, इजी है, ठीक है। बैलेंसिंग करिए, प्रैक्टिस करिए ना, ठीक है। जितना बैलेंसिंग प्रैक्टिस करिएगा खुद से उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक सैंपल प्रॉब्लम हम लोग और देखेंगे, हाँ, वो थोड़ा टफ होगा, ठीक है। कि किस कॉन्सेप्चुअल है ना, क्या घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा, तो वही समझेंगे कि अपने लोगों को घुमा के क्वेश्चन कैसे देता है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा है ना, देख रहे ना कितना बड़ा है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अरे बाप रे बाप इतना बड़ा कैसे बनाएंगे। ठंड रखना है ना, शांति से बनाना है, ठीक है, ठंड रखना है उसको बोलते। अच्छा, तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है कि हाँ भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको 100 वर्ड्स में लिखना है या 50 वर्ड्स में, सब 2 2 3 3 लाइन में खत्म हो जाएगा, है ना। केमिस्ट्री में यही है कि आपको
कहीं बहुत कम होता है कि क्वेश्चंस को लेंदी क्वेश्चंस आता है। आपको ऐसा क्वेश्चंस आएगा जैसे 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो आपको उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो सब आपका एक एक नंबर का हो गया। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेहनत के मतलब पढ़ा हुआ है हर चीज़ और जैसे बताया गया है वैसे पढ़ा हुआ है तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए विद द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस x, इसी तरह के आता है ना, x हो गया y लेके बनाया जाएगा। तो एक सब्सटेंस कौन है x, इसको ऐड किए हम एक सॉल्यूशन में, किसमें है, कौन सा सॉल्यूशन है भाई, पोटेशियम आयोडाइड। तो x को जो है वो ऐड किया जा रहा है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन में। तो एक येलो सॉलिड सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो एक येलो सॉलिड सेपरेट्स आउट, एक येलो सॉलिड जो है वो मिलता है अपने को। तो सब्सटेंस x कौन होगा वो बताना है। ठीक है, नेम द सब्सटेंस विच है येलो, तो ये जो येलो कलर का बन रहा है वो कौन है वो बताना अपने को। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चलता है, वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और लास्ट था चेंज इन स्टेट, उसमें से कोई एक, और उसका फिर लास्ट में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना। तो सब एक एक वर्ड का है, दो लाइन का है, बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप याद करिए, है ना, अपने लोगों ने एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ा था, उसमें येलो कलर का सॉलिड सेपरेट आउट। तो यहाँ पे ध्यान देना, सेपरेट आउट मतलब ये क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट। वीडियो में बताया गया था, है ना, फर्स्ट वीडियो में, पहला जो वीडियो, पहला नहीं सॉरी दूसरा पार्ट 2 में बताया गया है। ठीक है, तो सेपरेट आउट मतलब वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट। तो इतना ध्यान में आया तो आपका थर्ड का आंसर हो गया। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, किसके बारे में बताया जा रहा है, तो क्या है भाई इसका आंसर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए बस खत्म, ये एक नंबर 1 मार्क्स आ गया, है ना। तो ये हो गया आपका एक आंसर। ठीक है, सी का आंसर हो गया। अच्छा, अब अगर हमको प्रेसिपिटेट का पता चल गया है और ये येलो कलर है, तो हमको याद आ जाता है कि चलो फिर उसने अपने लोगों ने वो एग्जाम्पल किया था येलो वाला प्रेसिपिटेट वाला, तो वही होगा क्योंकि उसमें कौन सा था, पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ भी किसके बारे में बात था, पोटेशियम आयोडाइड। कौन है भाई, x इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड। तो एक यहाँ पे जो भी मिलेगा वो कैसा कलर का होगा भाई, येलो कलर। और कैसा क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट होगा। तो वो एग्जाम्पल अपने के, तो x की जगह एग्जाम्पल जो था वो याद आ जाता है कि चलो भाई हम लोग पढ़े थे ऐसा। तो क्वेश्चन ऐसा ही आता, घुमा के आता है ना। तो घूमना नहीं है कि घुमा दिया तो घूम के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ना है, समझना है और लिखना है। तो बहुत इजी है केमिस्ट्री, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो भाई अपने लोगों ने किसके साथ रिएक्शन किया था, याद आ रहा है कुछ, हाँ पार्ट 2 में था, याद नहीं है ना तो गलत बात है, याद रखना पड़ेगा सारा, है ना, नोट्स बनाएंगे जितना है। तो KI के साथ कौन है, PbNO3 ये कौन है भाई, लीड नाइट्रेट। ठीक है, ये कौन सा हो गया भाई, लीड नाइट्रेट। यहाँ पे KI, येलो कलर का जो बनता था वो क्या बनता था, येलो कलर का जो बनता था वो क्या बनता था, किसका बनता था, याद है कुछ, लीड आयोडाइड। ये बनता था ना PPT, ठीक है ना, प्लस तो ये तो लीजिए बचा कौन, KNO3। ये क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, सबका फिजिकल स्टेट हम लिखते हैं। ये कैसा होगा, एक्वस, ये भी कैसा होगा, एक्वस। ये तो PPT है तो ब्रैकेट में PPT लिखते हैं उसको, ये भी फिजिकल स्टेट हो गया। ये कैसा होगा, एक्वस। ठीक है, बैलेंस हो जा रहा बाबू लोग, देखो बैलेंस तो नहीं है ना। यहाँ पे आयोडीन कितना है, 2, तो यहाँ पे डाल देंगे 2। पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे डालना पड़ेगा पोटेशियम कितना, 2। NO3 कितना हो गया, 2। NO3 यहाँ पे 2 है, PB1 हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है, ये XY वाला श्योर शॉर्ट, अब चैप्टर में से कहीं से भी आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको केमिकल रिएक्शंस याद है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और केमिकल रिएक्शन याद करने का एक ही तरीका है कि आप एक रिएक्शन को याद करके 3 बार 4 बार 5 बार कॉपी में लिखें और जितना क्वेश्चन है सॉल्व करें।
जो आपका बुक्स में दिया हुआ है उसको सॉल्व करने से जितना को सॉल्व कर सकते हैं करिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि वो चीज़ बार बार आएगा। अभी अगर आप जो बुक मैं प्रिफर करता हूँ एस चंद, उसकी क्वालिटी क्या है ना, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे आया तो फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर में फिर इसी पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये रिपीट होते रहेगा आपका, तो इसलिए दिमाग में बैठ जाता है। अगर आज बनाए 5 दिन तक नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन आज अगर 3-4 बार बना दिया अलग अलग तरीके से तो वो याद रहता है कई दिनों तक। ठीक है, तो वो बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या सैंपल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं व्हाट डू यू थिंक ऑफ सब्सटेंस एक्स, तो लिख देना है एक्स इज लीड नाइट्रेट TbNO3(2). नेम द सब्सटेंस विच द येलो सॉलिड कंसिस्ट ऑफ, तो कौन सब्सटेंस है भाई, तो येलो सॉलिड कंसिस्ट ऑफ लीड आयोडाइड। ठीक है, सी हो गया फॉर्मेशन, राइट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया गया। तो पॉइंट ए दे करके एक्स के बारे में पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी अलग अलग लिखना पड़ेगा चारों को। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।